देखिए बच्चों, अगेन जब भी अपन को कैपिटल गेन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप एक बार सेक्शंस पे कमांड रखिए। 45 वन है, 45 टू, 45 थ्री, 45 फोर, 45 फाइव, 5A, 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 51, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। फाइनल वाले बच्चों के लिए 2-3 सेक्शन और आते हैं इसके अंदर, बट मेनली आपके यही सेक्शन है। 55 वन, 55 टू, उसके बाद सेक्शन 214, सेक्शन 247, सेक्शन 242A, सेक्शन 1034, सेक्शन 1037, 111A, 112 और 112A। बच्चों ये आपके सारे सेक्शन है किसके, कैपिटल गेन के। अब नाउ हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है, मतलब ये सारे सेक्शन कहते क्या है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है वो ये बोलता है नंबर 1 कि देर मस्ट बी एसेट, एसेट होनी चाहिए। अगर एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन लगेगा। एसेट क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है तो बच्चों कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल एसेट्स का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफर नहीं है तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ट्रांसफर उन लोगों का नहीं होना चाहिए, है ना, ट्रांसफर टू पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 47, ट्रांसफर टू अदर पर्सन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 47। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने ऐसे लोगों को ट्रांसफर कर दिया जिनका नाम 47 में आ रखा है तो भी बच्चों कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर सारी बातें पूरी हो गई, कंडीशन नंबर 1 एसेट होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 2 कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 3 ट्रांसफर होना चाहिए, उन लोगों को नहीं होना चाहिए जिनका नाम 47 में आ गया। अगर ये पांचों कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो ट्रांसफर ईयर में कैपिटल गेन लगेगा। जिस ईयर आप ट्रांसफर होंगे उस ईयर कैपिटल गेन लगेगा। ओके। अब सबसे पहले ये बात किसने बोली बच्चों, चार्जिंग सेक्शन। तो कैपिटल गेन कब लगता है, जब 4 कंडीशन क्या हो जाए, पूरी हो जाए। कब नहीं लगता, अगर आपने सेक्शन 47 में बताए लोगों को ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन नहीं लगता। तो 47 के अंदर कुछ लोग हैं, अगर आपने इनको ट्रांसफर किया ना तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो बच्चों ये नाम क्या क्या होते हैं, अगर आपने किसी को गिफ्ट या विल के रूप में दिया तो ट्रांसफर नहीं लगेगा। एचयूएफ ने मेंबर को दिया तो ट्रांसफर नहीं लगेगा। होल्डिंग ने सब्सिडी को या सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी को दिया, 100% होल्डिंग है तो ट्रांसफर नहीं लगेगा। अमालगमेशन डीमर्जर के केस होते हैं वहां ट्रांसफर नहीं लगेगा। मतलब ऐसे 15-20 केस होते हैं जिनको लॉ में ट्रांसफर नहीं माना। अच्छा, तो सबसे पहले कैपिटल सेट किसे कहते हैं। तो बच्चों ये जो सेक्शन होता है वो बताता है
मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सब कुछ कैपिटल एसेट्स है, चार चीजों को छोड़कर। स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 99, और एक है पर्सनल इफेक्ट। लेकिन पर्सनल इफेक्ट वो होता है जो आप और आपके परिवार यूज करते हैं, लेकिन आठ चीजों को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना। लैंड, बिल्डिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, ये पर्सनल इफेक्ट है बट इनको माना नहीं। इसका मतलब इनको बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा। व्हाट द मीन ऑफ ट्रांसफर, तो कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। तो मीनिंग ऑफ ट्रांसफर आपको यहां बता रखा है, इसमें बता रखा है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, डिस्ट्रॉय, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एंड अ पार्ट पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन चीजों को यहाँ ट्रांसफर माना है। बताइए अगर कैपिटल एसेट्स का क्या हो जाए, ट्रांसफर, बताइए, और उन लोगों को नहीं हुआ जिनका नाम 47 में है, तो बताइए टैक्स कब लगेगा, ट्रांसफर वाले ईयर। ट्रांसफर वाले ईयर पे क्या लगेगा बच्चों, टैक्स लगेगा ट्रांसफर वाले ईयर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर आपने 20-21 के अंदर कोई गुड्स बेचे, कैपिटल गुड्स, और पैसा आपको 24-25 में मिला, तो बताओ टैक्स आपका 20-21 में ही लगेगा, ना कि 24-25 में। हाउएवर कुछ स्पेशल केस है, ये वाले कुछ स्पेशल केस है जहां पे टैक्स कब लगेगा, किसी और साल लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसके एक्सेप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ये है, अगर किसी कैपिटल एसेट्स का डिस्ट्रॉय हो जाए, कैपिटल एसेट्स का स्पेसिफिक रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले, दोनों बातें, डिस्ट्रॉय हो जाए एंड इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले, तो ट्रांसफर तो उसी ईयर मान लेंगे जिस ईयर डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब होल्डिंग पीरियड, इंडेक्शन सब उसी ईयर का करेंगे, लेकिन टैक्स उस ईयर लगेगा जिस ईयर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। तो बताओ यहाँ पे बोल रहा था कि ट्रांसफर वाले साल टैक्स लगेगा, लेकिन यहाँ क्या बोला, कब लगेगा टैक्स, जिस साल असेट डिस्ट्रॉय हुई उस साल ट्रांसफर मानेंगे, बट टैक्स कब लगेगा, जिस साल पैसा मिला। अगर आप किसी कैपिटल एसेट्स का कन्वर्जन कर देते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब आपके घर की कोई एसेट्स है, आप उसको अपने व्यापार के एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर आप बाद में स्टॉक को बेचते हैं, तो बच्चों स्टॉक को बेचोगे तो बीएनपी। तो यहाँ पे ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आपने 2 लाख का गोल्ड खरीदा है ना, यहाँ पे एक कैपिटल एसेट्स थी और आपने इसको बाद में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। इस दिन की मार्केट वैल्यू 50 लाख है और बाद में आपने स्टॉक को बेच दिया 80 में, तो बच्चों इतना गेन तो कब लगेगा, इसको तो बोलेंगे बी एंड पी, और इतने गेन को बोलेंगे क्या, कैपिटल गेन। अब ये कन्वर्जन हुआ था 15-16 में और स्टॉक बेचा 20-21 में, तो लॉ ये बोलता है इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर तो 15-16 में ही मान लेंगे, लेकिन टैक्स कब लगेगा, जब स्टॉक बेचा। अगर आपने स्टॉक आधा बेचा तो फिर आधा ही टैक्स लगेगा। तो अनटिल एंड अनलेस स्टॉक इज नॉट सोल्ड देन कैपिटल गेन विल नॉट बी लेवी। तो कैपिटल गेन विल बी लेवी इन द ईयर ऑफ स्टॉक सोल्ड। हाउएवर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर तो उसी तारीख को मानेंगे, ये बात ये बोल रहा है। अगर किसी असेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए अंडर एनी लॉ, या कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ने डिटरमाइन किया है, तो ट्रांसफर तो बच्चों तभी मान लेंगे जब कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है। लेकिन कैपिटल गेन बच्चों उस साल लगेगा जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है। सपोज कीजिए आपके पास कोई जमीन है जो आपने 2 लाख की खरीदी, 9-10 के अंदर उसका कंपल्सरी क्या हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है, और आपको सरकार बोलती है हम आपको 90 लाख रुपए देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है 40 लाख की 12-13 में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलती है 15-16 में 50 लाख की। इस केस में ट्रांसफर तो हम 9-10 में ही मान लेंगे, मतलब होल्डिंग पीरियड सीआईए ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर हम 9-10 का ही लेंगे, लेकिन टैक्स कब लगेगा, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली। भले ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40 लाख की मिली हो, लेकिन पूरे 90 लाख पे टैक्स लग जाएगा। अब क्योंकि हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा टैक्स दे चुके हैं, तो जो ओरिजिनल कंपनसेशन का सेकंड पार्ट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कभी कभी जब आप कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप कोर्ट में जाकर एडिशनल कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। तो बच्चों एडिशनल कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो इसके लिए लॉ बोलता है ये जब जब मिलेगा उस ईयर की इनकम मानी जाएगी, ईच रिसिप्ट ईयर की। अब सर क्वेश्चन उठता है जब मान लो अगर ये 4 बार मिला तो 4 बार की इनकम मानी जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट जीरो होगी, क्योंकि कॉस्ट आप ओरिजिनली पहले ही लेस कर चुके हो।
उसके बाद बच्चों ये पूछता है कि गेन का नेचर क्या होगा। बच्चों इनहांस कंप्यूटेशन का अपना कोई वजूद नहीं है, ये ओरिजिनल का ही पार्ट है, इसलिए इसका जो ओरिजिनल का नेचर था वो ही इसका नेचर होगा। सर है ना, कोई एक्सपेंसिव लेस होंगे, कोई एक्सपेंसिव लेस नहीं होंगे। अगर इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्स में जाएगा, रिसीव बेसिस वाले साल टैक्स लगेगा, कोई एक्चुअल खर्चे लेस नहीं होंगे। हाउएवर जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा 50% का स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिलेगा, ये वाली बात आपको यहाँ कह रखी है। ओके, तो बताइए यहाँ टैक्स कब लग रहा है। डिस्ट्रॉय वाले साल तो ट्रांसफर मान रहे हैं, टैक्स कब लग रहा है जब पैसा मिला। कन्वर्जन वाले साल ट्रांसफर मान रहे हैं, टैक्स कब लग रहा है जब स्टॉक बिका। ट्रांसफर तो अभी मान रहे हैं जब कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, बट टैक्स कब लग रहा है जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। ओके सर, समझ में आ गया। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अगर आप अपनी लैंड और बिल्डिंग, कोई भी इंडिविजुअल एचयू, ओनली इंडिविजुअल एचयू है, अपनी लैंड और बिल्डिंग अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अनदर पर्सन को ट्रांसफर करता है, से एग्जांपल 15-16 में, तो ट्रांसफर तो 15-16 में ही मान लेंगे जैसे कि आपने जमीन बेची है। हाउएवर टैक्स उस ईयर लगेगा जिस ईयर बिल्डिंग कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मिला। तो ट्रांसफर तो 15-16 में मान लेंगे, और मान लो बिल्डिंग कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मिला 18-19 में, तो इनकम 18-19 की मानेंगे। सेल कंसिडरेशन क्या होगा, जो आपको बिल्डिंग मिली, आपने जमीन दी और बदले में बिल्डर ने आपको फ्लैट दिया, तो फ्लैट की जो एसबी वैल्यू होगी, और बिल्डर ने अगर आपको कोई कैश दिया तो बताओ वो सेल कंसिडरेशन होगा। और ध्यान रखना जब आप 194 IB पढ़ेंगे तो जो सेल कंसिडरेशन होता है उस पार्ट पे टीडीएस भी करता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि मान लीजिए अब आप फ्लैट के ओनर बन गए, अब भविष्य में फ्लैट बेचोगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। जो जमीन का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, कैश प्लस फ्लैट की एसबी वैल्यू, वो भविष्य में फ्लैट की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ऐसी बातें ये बोल रहा है। तो बताइए डिस्ट्रॉय के केस में टैक्स कब लगता है, जब पैसा मिला। कन्वर्जन के टैक्स में टैक्स कब लगता है, जब स्टॉक बिका। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में टैक्स कब लगता है, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली। और जो तुम्हारा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में होता है उसमें टैक्स कब लगता है, जब हमको बिल्डिंग कंपटीशन का सर्टिफिकेट मिला। तो बच्चों वैसे तो टैक्स कब लगता है, ट्रांसफर वाले साल। हाउएवर 45(1)(a), 45(2), 45(5) एंड 45(5)(a, बच्चों इस बात के क्या है, एक्सेप्शन है। ओके सर, तो बताओ हमने क्या पढ़ा, कैपिटल गेन कब लगता है, कैपिटल गेन कब नहीं लगता है, और कैपिटल गेन किस साल लगता है, और इसके एक्सेप्शंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिए। अब जब मैंने आपको ये बता ही दिया तो मैं ये 2 सेक्शन और बताना चाह रहा हूँ। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग हटके सेक्शन है। ये कह रहा है कि एक पार्टनर अगर अपनी फर्म को, जिसमें वो पार्टनर है, अगर कोई असेट ट्रांसफर करे, या एओपीबीआई का मेंबर अपनी एओपीबीआई को कोई असेट ट्रांसफर करे, तो पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन सेल कंसिडरेशन क्या होगा, वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फर्म। तो बच्चों ये वाला सेक्शन सीए इंटर वाले बच्चों के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्टनर जिसके पास कोई 2 लाख की जमीन थी, और वो अपनी फर्म को, जिसमें वो पार्टनर है, उसको असेट ट्रांसफर करता है एज ए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज, तो पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन फॉर पार्टनर, द वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड बाय फर्म इन इट्स बुक्स। ये सेक्शन ये बोल रहा है अगर एक फर्म अपने पार्टनर को असेट देती है तो फर्म के हाथ में टैक्स लगेगा, और फर्म के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। तो बच्चों ये 2 सेक्शन यहाँ पे ये बोल रहा है। इसके बाद बच्चों ये मैंने बता दिया, बताइए क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, कैपिटल गेन कब लगता है, कब नहीं लगता, और किस साल लगता है, ये हमने पढ़ा। तो चलो नाउ अब ये डिसाइड हो गया कि कैपिटल गेन लगेगा। अब क्वेश्चन उठता है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं। एक होता है सेक्शन 48, एक होता है सेक्शन 50, और एक होता है सेक्शन 58, और एक होता है 50B। बच्चों अगर असेट डेप्रिशिएबल असेट्स है तो कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला आपको यहां दे रखा है, और अगर असेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला आपको यहां दे रखा है। और अगर आपने मिक्स में सारे असेट को सिंगल वैल्यू पे बेच दिया, जिसको हम स्लम सेल बोलते हैं, तो बच्चों यहां दे रखा है। तो बच्चों कैपिटल गेन चैप्टर में हम केवल इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल। अब ये भी क्या कहता है कि अगर कैपिटल गेन लगेगा तो गेन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कंसिडरेशन लीजिए
सेल कंसिडरेशन लीजिए, उसमें से क्या लेस कीजिए, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, बताओ बच्चों वो क्या आ जाएगा, नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दीजिए, तो बताओ वो आ जाएगा कैपिटल गेन। और इधर क्या लेस करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो बताइए वो क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म और इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। तो बच्चों ये बात कौन बताता है, ये बात कौन बताता है कि कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये बात कौन बताता है बच्चों, ये बताता है ये सेक्शन, हाउ टू डिटरमाइन कि वेदर असेट इज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये बोलता है, अगर असेट को 36 महीने बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है, और 36 महीने के अंदर बेचा तो बच्चों शॉर्ट टर्म है। ओके, हाउएवर अगर मामला अनलिस्टेड शेयर का है, अनलिस्टेड शेयर का है, या मामला लैंड और बिल्डिंग का है, तो 36 महीने की जगह 24 महीने बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, और 24 महीने के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म। हाउएवर अगर मामला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, लाइक शेयर एंड डिवेंचर, और अगर ये लिस्टेड है, अगर ये लिस्टेड है तो 12 महीने बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। तो वैसे जनरल पीरियड 36 महीने होता है, दो असेट्स के लिए 24 महीने होते हैं, और अगर शेयर और डिवेंचर लिस्टेड है तो 12 महीने होते हैं। अच्छा, शॉर्ट और लॉन्ग का फर्क इतना सा होता है बच्चों, लॉन्ग होने पे आपको इंडेक्शन का बेनिफिट मिलता है। हाउएवर दो ऐसी एसेट होती है जहां आपको इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, उसका नाम है बॉन्ड एंड डिवेंचर। बॉन्ड और डिवेंचर पे इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। लॉजिक क्या है वो हम आपको सब ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, हाउएवर दो बॉन्ड है जिस पे बेनिफिट मिलता है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और एक गोल्ड बॉन्ड जो 2015 वाले, 99 वाले तो असेट्स ही नहीं थी, 2015 वाले जिसको गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड बोलते हैं। इन दो असेट्स पे हमको इंडेक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई और बॉन्ड होंगे, भले ही वो लॉन्ग टर्म है, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये वाले दो बॉन्ड होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा, कैपिटल गेन कब लगता है, कैपिटल गेन कब नहीं लगता है, कैपिटल गेन किस साल लगता है, और गेन कैसे निकालते हैं, गेन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये गेन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक एक वर्ड है इनका मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है जितने में बेचा, चाहे सस्ते में बेचो या महंगे में बेचो, जितने में बेचा वो होता है सेल। हाउएवर जो सेक्शन 50C होता है जो केवल लैंड और बिल्डिंग पे अप्लाई होता है, तो बताओ ये सेक्शन किसके हैं, हाउ टू कंप्यूट क्या, कैपिटल गेन। ठीक है, तो बताओ ये तो क्या बता रहा है, कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, है ना, कब नहीं लगेगा, किस साल लगेगा, और लगेगा तो हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। सेल का मतलब होता है जितने में बेचा। हाउएवर अगर मेटल लैंड और बिल्डिंग का है तो जितने में बेचा, और एसवी की वैल्यू विच एवर इज हायर, अगर वेरिएंस 10% से ज़्यादा है, अगर वेरिएंस 10% से ज़्यादा है। फर्दर अगर डेट ऑफ रजिस्ट्री के दिन वैल्यू अलग है और एग्रीमेंट के दिन वैल्यू अलग है, तो बच्चों हम रेट ऑफ रजिस्ट्री के दिन की वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट के दिन कुछ पैसा हमारे पास एडवांस में आ गया है, उस केस में बच्चों हम एग्रीमेंट के दिन की ऐसी वैल्यू लेंगे, अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्री की वैल्यू लेंगे। अच्छा, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस ब्रोकरेज कमीशन वगैरह सब लेस होंगे। हाउएवर जब आप शेयर्स बेचते हो तो उस पर एसटीटी लगता है, वो लेस नहीं होगा। तो सेल का मतलब एक्चुअल सेल को सेल मानेंगे, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर सारे एक्सपेंसेस लेस होंगे एसटीटी को छोड़कर। अब नाउ उठता है कॉस्ट का मतलब क्या होता है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो तो ये सेक्शन बताता है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों ये सेक्शन बताता है। बच्चों हमारे पास दो सेक्शन है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। बच्चों अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आप असेट्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट दीजिए, असेट्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट दीजिए। एक तो लो आप सेल जनरेटेड असेट्स, एक लो आप बोनस शेयर्स, एक लो आप राइट शेयर्स, ठीक है, एक आप लो लैंड और बिल्डिंग लो, और एक आप एनी अदर
कैपिटल असेट्स, एनी अदर क्या, कैपिटल असेट्स। अच्छा, अब बताइए असेट आपने अगर 1/4/2001 के बाद खरीदी है, आफ्टर 1/4/2001, और एक क्या हो गया, बिफोर 1/4/2001, है ना। अब बताइए बोनस शेयर फ्री में आते हैं तो कॉस्ट क्या होगी, 0। राइट शेयर सस्ते में आते हैं तो परचेज प्राइस ही कॉस्ट होगी। लैंड और बिल्डिंग सस्ते में खरीदो है महंगे, परचेज प्राइस ही कॉस्ट होगी। और जो बाकी एसेट्स है परचेज प्राइस ही कॉस्ट होगी, चाहे सस्ता खरीदो या महंगा खरीदो। और जो सेल जनरेटेड होती है, जो हमने खुद ने बनाई, उसकी कॉस्ट होगी 0। अगर हमने परचेज की तो परचेज प्राइस हमारी क्या होगी, कॉस्ट होगी। ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अगर आपने असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी है, अगर आपने असेट्स 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी है, तो बच्चों यहां तो सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बोनस शेयर के केस में 0, और 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा है वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। राइट शेयर के केस में परचेज प्राइस, और 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, वही तुम्हारी कॉस्ट होगी। लैंड और बिल्डिंग के केस में परचेज प्राइस, एक तो ये ले लो, बी 1/4/2001 की एफएमबी ले लो, और 1/4/2001 की एसबीए ले लो। इन दोनों में से जो क्या है, लोअर है, और इन दोनों में से जो हायर है वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। और जो अदर सेट्स है, परचेज प्राइस और 1/4/2001 की एफएमबी, विच एवरेज हायर। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, कॉस्ट क्या होती है। हाँ, कई बार अपना राइट शेयर अगर आप किसी और को बेच दो, राइट ऑफर, तो राइट ऑफर पे भी कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपने अपना इंटेंजिबल एसेट्स का रिलिंक्विशमेंट किया है। उस केस में कॉस्ट होगी 0, और जिसने आपसे राइट खरीदा है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, परचेज प्राइस, और जितना पैसा आपको दिया। ये बात आप में से ध्यान रखना। तो बच्चों बोनस शेयर हो, राइट शेयर हो, और चाहे और अदर इक्विटी शेयर हो, बच्चों यही नियम होगा। लेकिन बच्चों अगर बोनस शेयर, राइट शेयर और इक्विटी शेयर अगर आपने 31 जनवरी 18 के पहले खरीदे हैं, बोनस शेयर, राइट शेयर 31 जनवरी 18 के पहले खरीदे हैं, और खरीदते समय भी एसटीडी लगा है और बेचते समय भी एसटीडी लगा है, मींस सेक्शन 112 ए अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में बताओ कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट वो ले लो। दूसरा 31 जनवरी 18 की क्या ले लो, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। जितने में हमने बेचा सेल प्राइस वो ले लो। इन दोनों में से जो बच्चों क्या है ना, लोअर है, और इन दोनों में से जो क्या है, हायर है, बताओ वो तुम्हारी क्या होगी, कॉस्ट होगी। ध्यान रखना, अगर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचा तब तो ऊपर वाले नियम लगेंगे, लेकिन अगर बोनस शेयर, राइट शेयर को और इक्विटी शेयर को आपने स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और वहीं बेचा, तो बताइए कॉस्ट क्या होगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सर इसमें लॉन्ग टर्म भी होना जरूरी है क्या? है, लॉन्ग टर्म 112 लगता ही लॉन्ग टर्म पे है मेरे भाई, ठीक है, 112 लगता ही लॉन्ग टर्म पे है। तो चलिए बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मेरी कॉस्ट भी आ गई। अब एक ध्यान हो रखना, अगर आपने असेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो 3 नियम और लगते हैं। एक तो कॉस्ट निकालते ही है, नीचे 100 आएगा, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, इग्नोर होगा। तो बच्चों मैंने आपको ये वाले सेक्शन भी क्या बता दिए, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन भी अपने कंप्लीट हो गए। कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये है। तो बताओ कैपिटल गेन चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, कैपिटल गेन कब लगता है, कब नहीं लगता है ना। कब नहीं लगता है, लगता है तो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और कैपिटल गेन निकालने के बाद एक सेक्शन और आता है 51, अगर आप कोई एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हैं 1 अप्रैल 14 से पहले, तो बच्चों जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जो भी मतलब ये कॉस्ट आ रही है, उसमें से फॉरफिटेड अमाउंट को लेस कर देना, उसके बाद इंडक्शन कर लेना। हाउएवर आपको पता है जब सेक्शन 47 लगता है तो पिछले ओनर के हाथ में ट्रांसफर नहीं मानते। जब नया ओनर बेचता है तो कॉस्ट किसकी लेते हैं, प्रीवियस ओनर की। उस केस में हम होल्डिंग पीरियड भी प्रीवियस ओनर का लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों की लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन भी प्रीवियस ओनर की लेते हैं। हाउएवर अगर 1 अप्रैल 14 से पहले प्रीवियस ओनर ने क्या किया, फॉरफिट किया, तो बच्चों उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 14 के बाद फॉरफिट हुआ है तो जिसने फॉरफिट किया है बच्चों उसकी इनकम मानी जाएगी।
तो बताओ कैपिटल गेन कब लगता है, कैपिटल गेन कब लगता है, कैपिटल गेन कब नहीं लगता है, किस साल लगता है, ये बातें ये बोल रहा है। लगेगा तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, है ना। और कैपिटल गेन निकालने के बाद बच्चों अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सेक्शन 54 से लेके 54 जीबी में बताए गए नामों में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब क्या खरीदा क्या बेचा, नेचर ऑफ गेन क्या था, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको खरीदना है, तो बताओ आपको एग्जम्पशन मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, एग्जम्पशंस मिलती है। ठीक है बच्चों, तो बताइए कैपिटल गेन कब लगता है, कैपिटल गेन कब नहीं लगता है, किस साल लगता है, गेन कैसे निकालते हैं, और गेन निकालने के बाद आपको एग्जम्पशन मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, एग्जम्पशन। और फिर एग्जम्पशन मिलने के बाद आप उस पर इन सेक्शनों के हिसाब से टैक्स लगा दीजिए। बच्चों चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टैक्स का नियम क्या है, अगर एनी लॉन्ग टर्म गेन है, एनी लॉन्ग टर्म गेन है तो सेक्शन 112 लगेगा, रेट 20 लगेगी। एनी शॉर्ट टर्म गेन है तो बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगी। लेकिन अगर आपको इक्विटी शेयर्स पे गेन हुआ है और खरीदते समय और बेचते समय एसटीटी लगा है, अगर लॉन्ग है और शॉर्ट है, अगर शॉर्ट है तो बच्चों सेक्शन 111 ए लगेगा, रेट 15 लगेगी। और अगर लॉन्ग है तो सेक्शन 112 ए लगेगा। विदाउट इंडेक्स गेन निकाल लेना, 1 लाख माइनस कर लेना, और 10% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इस तरह से बच्चों आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या होता है, खत्म होता है। अब आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। अब पहले अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।